च5 सरप्राइज गिफ्ट मोहब्बत एक आग है। सिंघानिया मेंशन। देर रात वीर की कार सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर रुकी। कार रुकते ही वीर जल्दी से बाहर आता है और भागते हुए हॉल में आता है और देखता है तो हॉल में डिम लाइट जल रही थी, जिस वजह से हल्की हल्की रोशनी पूरे हॉल में बिखरी हुई थी। उस हल्की रोशनी में ममता जी वही रखे सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और आंखें बंद करके अपने सर को सोफे के हेड रेस्ट से टेक लगाकर बैठी थी। वीर ने अपने कदम ममता जी की तरफ बढ़ा दिए थे और ठीक ममता जी के सामने खड़े हो जाता है। वीर अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालकर सीरियस टोन में बोला, अंडरस्को मॉम क्या बात है? आपने यू एजेंट कॉल करके मुझे क्यों बुलाया है? कोई सीरियस बात है क्या? वीर ने सीधा सीधा सवाल ममता जी से पूछ लिया था। वीर की आवाज कान में पड़ते ही ममता जी ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो ठीक वीर उसके सामने एक्सप्रेशन लेस होकर खड़ा था। ममता जी ने एक गहरी सांसें भरते हुए अपनी जगह से खड़ी हुए और बिना वक्त गवाए सीधा बोली, अंडरस्को मुझे वीर से नहीं वी एस से बात करनी है। वी एस ये नाम सुनते ही वीर के सर पर बल पड़ गए थे, क्योंकि वी एस एक ऐसा इंसान था जो इस दुनिया में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वी एस एक मिस्टीरियस इंसान था। बस जानते थे तो उसका नाम और वो था वी एस, क्योंकि वी एस वीर की डार्क साइड थी जो उसके दो दोस्त और उसकी मॉम के सिवा कोई नहीं जानता था। वी एस नाम अपनी मॉम से सुनकर वीर को इतना तो पता चल गया था कि बात बहुत सीरियस है। तभी ममता जी ने वीर को इस नाम से बुलाया था। ममता जी एक पल गवाए बिना मेंशन के स्टडी रूम की तरफ चली गई और उसके पूछे वीर भी। स्टडी रूम में जाते ही ममता जी ने स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वीर की तरफ पलट गई, जो अपनी सख्त नज़रों से उसे ही देख रहा था। ममता जी ने वीर को स्टडी रूम में लगे सोफे पर बैठने का इशारा किया, जिसे समझकर वीर वहीं पर बैठ गया। वीर के बैठते ही ममता जी ने कुछ बताना स्टार्ट किया। ममता जी जैसे जैसे वीर को बता रही थी वैसे वैसे वीर के सर पर पड़ रहे बल और गहरे होते जा रहे थे और चेहरा बेहद भयानक। थोड़ी देर बाद ममता जी ने अपनी बात खत्म की और वीर को देखे बिना स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ममता जी के जाते ही वीर ने पैंट की जेब में हाथ डालकर अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करके कुछ कहा और कॉल कट करते ही वीर के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल में अपना पहरा जमा लिया था, जो वीर को बेहद डरावना बना रही थी। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वो वही वीर है जिसे लोग प्लेबॉय कहते हैं। थोड़ी देर बाद वीर स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ ठाकुर हवेली। कुछ दिन और बीतते गए। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे थे। धड़कन और किया को छोड़कर ये दोनों अभी तक सो रहे थे। सरला जी ने विजय की तरफ देखा, पूछ लिया, अंडरस्को कार्तिक शहर से कब आने वाला है? विजय, माँ कार्तिक का फ़ोन आया था, काम खत्म हो गया है, वो वहाँ से निकल गया है, थोड़ी देर में घर पहुँच जाएगा। विजय ने नाश्ता करते हुए ही जवाब दिया, जिसके जवाब में सरला जी ने बस हूँ में जवाब दिया और आगे किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी लोग वापस नाश्ता करने लगे थे। तभी घर के बाहर एक कार आके रुकी। उस कार में से एक लड़का बाहर आया और जल्दी से घर में आ गया। अंदर आके एक नज़र पूरे घर में दौड़ाई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। उम्र 24 साल, सिल्की हेयर, भूरी आंखें, लंबी नाक, चॉकलेटी होठ। अभी उस लड़के ने ग्रीन सार्ट पहन रखी थी और ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उस लड़के की चेस्ट साफ नजर आ रही थी। ये कोई और नहीं कार्तिक था, जो आते ही अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहा था। मतलब धड़कन को, पर उसे क्या पता था कि उसकी प्रिंसेस अभी तक सो रही थी। वैसे धड़कन को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, पर स्कूल की छुट्टी रहने पर वो सुबह जल्दी नहीं उठती। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस अभी तक सो रही है। तुम्हें तो पता है ये लड़की छुट्टी रहने पर जल्दी नहीं उठती। उसे ढूंढना बंद कर और यहाँ आके बैठकर नाश्ता कर ले, वानी ने कार्तिक से कहा। कार्तिक ने नज़र घुमाकर वानी को देखा और अपना सर हाँ में हिलाकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद सभी हॉल में आके सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। तभी उन सभी के कान में मिश्री घोल देने वाली आवाज आई, अंडरस्को भाई आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। ये आवाज धड़कन की थी। सबका ध्यान आवाज की तरफ चला गया तो धड़कन और किया दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। किया ने येलो कॉलर का सूट पहना था और बालों की चोटी बनाई थी, तो वही धड़कन ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था, जो उसकी आधी गर्दन उस कुर्ते में ढकी हुई थी। कुर्ते की स्लीव की लेंथ लंबी थी
जो धड़कन के पूरे हाथ को कवर कर रहा था। नीचे रेड लपाजो पहना था और चेहरे गर्दन दोनों पर मेकअप किया हुआ था। होठों पर चॉकलेटी लिपस्टिक लगाई हुई थी। अपनी ग्रीन हेंजल आंखों पर लेंस लगाए हुए थे और ऊपर से बड़े कंच वाला चश्मा, ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि नंबर वाला चश्मा हो। और लेंस इसलिए पहनती थी कि कभी चश्मा गलती से गिर जाए या टूट जाए तो भी उसकी खूबसूरत आंखें छुपी रहे। अपने लंबे बालों का जुड़ा बन के अच्छे से कवर किया था। ये वो धड़कन लग ही नहीं रही थी जो पूरी की पूरी अप्सरा लगती थी। ये धड़कन तो कुछ और ही लग रही थी। एकदम साधारण लड़की, एक एवरेज टाइप। उसे देख लग रहा था कि वो जबरन अपनी खूबसूरती को इन मेकअप के पीछे छुपा रही थी। और ऐसा क्यों करती थी, ये बात सारे घर वाले जानते थे। धड़कन सिर्फ घर वालों के सामने अपने रियल फेस के साथ रहती थी। घर वाले के सिवा रुद्र और पंडित जी ने धड़कन को रियल फेस के साथ देखा था। बाकी किसी ने भी आज तक धड़कन का रियल फेस नहीं देखा है। यहाँ तक कि उस घर में काम करने वाले नौकरों ने भी नहीं। जब भी धड़कन घर से बाहर निकलती थी तो वह अपने आप को अच्छे से कवर करती थी ताकि किसी को उसकी खूबसूरती न दिखे। वो दोनों भी सोफे पर आके बैठ गई। धड़कन ने कार्तिक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, अंडस्को भाई, आपकी बुलेट की चाबी दीजिए। मुझे और किया को घूमने जाना है। वैसे भी थोड़े दिन की ही बात है, छुट्टी भी खत्म होने वाली है, तो मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने प्यार से अपनी बहन की तरफ देखा और जल्दी से अपनी दोनों बहनों को सोफे से खड़ा किया और आगे बढ़कर दोनों को गले लगाकर दोनों के सर को प्यार से चूम लिया। कार्तिक अपनी दोनों बहनों पर अपनी जान छिड़कता था। उनकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं करता था। उन दोनों की सारी चीजें और जरूरत को ध्यान में रखता था। अपनी बहनों को आज़ादी की जिंदगी जीने दिया था। कोई रोक टोक नहीं थी। वो दोनों जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी। अगर कभी मुसीबत आए तो उनसे लड़ना भी सिखाया था। कार्तिक को पता चल गया था धड़कन टॉप किया है और आगे की पढ़ाई करने के लिए सिंघानिया इंटरनेशनल कॉलेज में जाने वाली है। जब धड़कन पहली बार ठाकुर हवेली आई थी और बाद में धड़कन के बारे में जानने के बाद से ही धड़कन को कराटे की ट्रेनिंग दी गई थी। आज धड़कन कराटे चैंपियन थी। ये बात घर वाले भी बखूबी जानते थे। कार्तिक अपनी दोनों बहनों से अलग होने के बाद वापस सोफे पर बैठ गया और अपनी दोनों बहनों को बैठने का इशारा किया। कार्तिक का इशारा पाते ही दोनों वहीं पर बैठ गई। कार्तिक ने सभी घर वाले की तरफ देखा और धड़कन की तरफ देखा। सभी घर वाले कार्तिक को ही देख रहे थे। सभी को अपनी तरफ देखता पाकर कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा भी थोड़ा सीरियस लग रहा था। कार्तिक ने अपनी चुप्पी तोड़कर थोड़ा सीरियस आवाज में धड़कन की तरफ देखकर बोला, अंडस्को देखो प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रियल फेस के साथ अपनी आगे की जिंदगी जियो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें अपने रियल फेस के साथ दुनिया का सामना करना ही है, तो क्यों न तुम ये शुरुआत अभी से करो। अपने भाई की बात सुन धड़कन थोड़ी देर चुप रही। धड़कन ने सबको एक नज़र देखा तो पाया सभी घर वाले उसी को देखा रहे थे, जैसे धड़कन के जवाब का इंतजार कर रहे हो। धड़कन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, अंडस्को भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी अपनी आगे की जिंदगी अपने रियल फेस के साथ जीना चाहती हूँ, पर अभी नहीं भाई, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब मुझे लगेगा कि मुझे अपने रियल फेस के साथ जीना चाहिए, उस दिन मुझे मेकअप का सहारा लेना नहीं पड़ेगा और मैं आप सभी को प्रॉमिस करती हूँ वो दिन बहुत जल्दी आएगा। इतना बोलकर धड़कन सोफे से खड़ी हुई और कार्तिक के सामने जाकर अपना हाथ आगे कर बोली, अंडस्को अब बात बहुत हुई, अब बुलेट की चाबी निकालो, मुझे घूमने जाना है। नहीं प्रिंसेस, मैं अब कभी अपनी चाबी तुम्हें नहीं दूंगा। तुम बहुत फास्ट बुलेट चलाती हो, इसलिए आज से तुम्हारा बाइक चलाना बंद। कार्तिक ने थोड़ी सख्ती से कहा। धड़कन की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। सबको पता था धड़कन को बाइक चलाना बहुत पसंद है और ये तो कार्तिक ने ही उसे मना कर दिया था। धड़कन ने के नज़र सामने बैठे विजय जी, वीना, सविता और सरला जी की तरफ देखा जो बिंदास होकर बैठे थे। धड़कन चिढ़कर कहा, अंडस्को आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं भाई को? आप सब बोलिए ना मुझे बाइक की चाबी देने के लिए, प्लीज प्लीज। कहते हुए धड़कन ने अपना निचला होंठ बाहर की तरफ निकल दिया और अपना मुंह बेचारगी वाला बना दिया। सभी ने अपने कंधे उचका दिए। ये देख धड़कन और चिढ़ गई और अपना पैर पटक कर वहां से जाने लगी। उसको जाता हुआ देखकर सभी घर वाले मन मन मुस्कुरा रहे थे। धड़कन 3-4 कदम आगे बढ़ी ही थी कि वो वहीं पर रुक गई। फिर रुककर पीछे मुड़कर देखा तो सभी लोग उसे ही देख रहे थे।
धड़कन जल्दी से कार्तिक के पास आकर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बोली, अंडरस्को भाई, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप चाबी देंगे या नहीं? उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने सिर्फ एक वर्ड में जवाब दिया, अंडरस्को नहीं। देखो भाई, मैं आखिरी बार मांग रही, अगर आपने मुझे चाबी नहीं दी ना तो मैं दोबारा आपसे कभी नहीं मांगूंगी। धड़कन थोड़ा खिसियाते बोली, मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं, अब मैं तुम्हें कभी अपनी बाइक की चाबी नहीं दूंगा, कार्तिक ने जवाब दिया। इस बार भी कार्तिक को न मानता देख कार्तिक को गुस्से में घूर कर बोली, अंडरस्को ठीक है, अपनी बाइक आपने पास रखो, मुझे नहीं चलिए, मैं पैदल ही घूम के आ जाती हूँ। धड़कन आपने पैर पटक कर घर से बाहर जाने लगी तो किया भी उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, अंडरस्को दी रुको तो मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। धड़कन दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि कार्तिक जोर से बोला, अंडरस्को संभाल के जाना प्रिंसेस, आपने आपको चोट मत लगवा देना, वरना बाद में मुझे ही तकलीफ होगी, क्योंकि चोट लगने के बाद मुझे ही तो तुम्हें अपनी गोद में उठा उठाकर पूरी हवेली में घुमा पड़ेगा, और वैसे भी तुम आज कुछ ज्यादा ही मोटी होती जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही धड़कन और चिढ़ गई। इस वक्त धड़कन को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर कार्तिक का सर फोड़ दे। एक तो पहले कार्तिक ने बुलेट की चाबी नहीं दी और ऊपर से उसे मोटी बोलकर चिढ़ा रहा था। धड़कन चिढ़ते हुए कार्तिक से बोली, अंडरस्को आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, समझे आप? धड़कन गुस्से में हवेली के बाहर निकल गई और उसके पीछे किया भी। तभी धड़कन की जोर से चिल्लाने की आवाज आए, अंडरस्को आ। धड़कन की आवाज सुन के घर के सभी लोग घबरा गए। वो सभी लोगों भागते हुए हवेली के बाहर आए गए थे। बाहर आके देखा तो धड़कन एक नई चमचमाती बुलेट के सामने खड़ी थी। खड़ी क्या, वो तो नाच रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। धड़कन ने जल्दी से आके कार्तिक को गले लगाया और उसके गाल पे किस करके बोली, अंडरस्को थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम माई क्यूट प्रिंसेस। कार्तिक ने धड़कन के बालों को चूमते हुए जवाब दिया। धड़कन को समझने में जरा सा वक्त नहीं लगा कि ये बुलेट उसके भाई ने उसी के लिए खरीदी है। उसके चेहरे पे ना बयां करने वाली खुशी थी। इसके भाई को सरप्राइज गिफ्ट दिया है। धड़कन को खुश देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गए। धड़कन कार्तिक से अलग होकर हुए और भागते हुए बुलेट के पास खड़ी हो गई। धड़कन ने बुलेट की टंकी को चूम लिया और उसकी बलैया लेकर बोली, अंडरस्को हाय मेरी धन्नो, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इतना बोलकर धड़कन जल्दी से बुलेट पर बैठ गई और अपना हेलमेट पहनते हुए बोली, अंडरस्को किया जल्दी चल, गेम घूमने जाना है वरना देरी हो जाएगी। ये सुनते किया भाग धड़कन के पीछे जाकर बैठ गई तो कार्तिक बोला, अंडरस्को प्रिंसेस संभाल कर। हाँ भाई, धड़कन ने जवाब देते ही बुलेट स्टार्ट की और किया के साथ दोनों घुमाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद धड़कन की बुलेट सोमनाथ मंदिर के बाहर रुकी। बुलेट रुकते ही सबसे पहले किया बुलेट से उतरी, फिर धड़कन दोनों महादेव के मंदिर में चले गए। वहां जाकर महादेव के शिवलिंग का दर्शन किया और दोनों वहां से निकलकर सोमनाथ की गलियों से गुजरते हुए बाजार में घूमने लगे। बाजार में हर रोज से आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। वो दोनों आगे बढ़ ही थी कि धड़कन भीड़ में किसी से टकरा गई। धड़कन के कदम लड़खड़ा गए पर जल्द ही किया ने धड़कन को पकड़ लिया और फिक्र करते हुए बोली, अंडरस्को दी संभाल कर वरना गिर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। किया ने इतना ही कहा था कि तभी उन दोनों के कान में एक आवाज गूंज उठी, अंडरस्को नहीं गिरेंगी, क्योंकि उसको संभालने वाला बहुत जल्द उसकी जिंदगी में आने वाला है जो उसे कभी गिरने नहीं देगा। ये आवाज सुनते ही किया और धड़कन दोनों ने अपना सर उठाकर देखा। किया कंफ्यूज नजरों से सामने देखने लगी पर धड़कन की आंखें हैरानी से फैल गई थी और दिल में एक अलग ही हलचल पैदा हो गई थी, क्योंकि सामने वही अघोरी खड़ा था जो कल धड़कन से मिला था। और वो अघोरी मुस्कुराते हुए धड़कन को देख रहा था। अघोरी की ऐसी मुस्कान धड़कन के दिल में डर पैदा कर रही थी। धड़कन ने अपने डर को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से बोली, अंडरस्को आप तो कल वाले। धड़कन अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे, जिसे देखकर अघोरी की वो मुस्कान और गहरी हो गई। किया परेशानी वाले भाव लेकर धड़कन से बोली, अंडरस्को दी आप इन्हें जानती है? जानती ही नहीं, बहुत अच्छे से पहचानती भी है, क्योंकि हम आपकी दी को कल मिले थे। आखिरकार अघोरी बोला पड़ा और यहाँ धड़कन की बात पूरी हुई। पर धड़कन अभी भी स्पीचलेस होकर खड़ी थी। पर किया अभी भी असमंजस भरी नजरों से धड़कन को देख रही थी और धड़कन उस अघोरी को
अघोरी मुस्कुराते हुए आगे बोला, अंडस्को, उसे मिलने के लिए इतना उतावलापन, इतना बावलापन, ये तो बस एक सच्ची प्रेमिका की ही कर सकती है। लगता है तेरा दिल उसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तभी तो उसके दिल की तड़प तुझे वहां खींच कर ले जा रही है। पर याद रहे, मैंने तुम्हें कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, उसकी मोहब्बत एक आग है। उसकी मोहब्बत को झेलना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है लड़की। उसके लिए तुम्हें भी उसकी इश्क की आग में जलना होगा, तभी तुम इस इश्क के दरिया को पार कर पाओगी। अघोरी की बात सुन धड़कन निशब्द होकर अघोरी को देखने लगी थी। धड़कन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये अघोरी उसे कहना क्या चाहता है और किसके बारे में कहना चाहता है। धड़कन बुरी तरह अघोरी की बातों में उलझ कर रह गई थी। उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। ये सब सोचना बंद करो लड़की, क्योंकि ये तुम्हारी सोच से परे है। ये महादेव की इच्छा है, उसकी मर्जी है कि तुम वहां जाओ, इसीलिए तुम वहां जा रही हो, क्योंकि उसे मिलके ही तुम्हारे अतीत का अंत होगा। ये बोल अघोरी वहां से निकल गया, छोड़ गया एक बार फिर धड़कन के दिलो दिमाग में अनगिनत सवाल। धड़कन एक बार फिर उस अघोरी की बात सोचती रह गई और सोचते हुए अपने भारी कदमों के साथ अपनी बुलेट की तरफ चली गई। धड़कन को इतना गुमसुम चलता हुआ देखकर किया भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अघोरी की बातें किया के भी समझ से परे थी। फिर भी किया ने खुद को नॉर्मल किया और भागते हुए धड़कन के पीछे चली गई। अब तक दोनों बुलेट के पास आ चुके थे। धड़कन बुलेट पर बैठ गई थी, पर अभी भी धड़कन ने एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला था। वो गुमसुम होकर बुलेट पर बैठी थी। धड़कन के चेहरे पर उदासी छा गई थी, जो किया अच्छे से देख पा रही थी। और ये क्यों थी, ये बात भी किया को अच्छे से पता थी। किया बुलेट पर बैठ गई और धड़कन का मूड ठीक करने के लिए कहा, अंडरस्कोप दी। क्या आप अभी भी उस अघोरी की बातों को सोच रही हो? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप वहां पढ़ते जा रही है, ना कि किसी से इश्क लड़ाने। तो आप बेफिक्र होकर कर मुंबई जाए। उन लोगों का क्या है, वो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं किया, वो लोग ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। उन लोगों की बात में कुछ न कुछ पहेली छुपी होती है, जिसे हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाते हैं। धड़कन ने किया को बात को बीच में ही कटते हुए बोली और बुलेट स्टार्ट करते हुए अपनी बुलेट हवेली की तरफ बढ़ा दी। तो आगे किया ने भी कुछ नहीं कहा और नहीं धड़कन ने। दोनों चुपचाप वहां से निकल गई। जस्ट 6 पार्टी इंटीमेसी। दोपहर का समय। अभी तक धड़कन और किया दोनों घूम के घर वापस लौट कर आ गई थी और दोनों कमरे में जाकर आराम कर रही थी। घर के सभी सदस्यों हॉल में ही बैठे थे। सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वानी किचन में से हाथ में खाना लेकर आए और डाइनिंग टेबल पर रखकर सबको आवाज लगाए, अंडस्को, चलो सब आके खाना खा लीजिए, बाद में बातें करते रहना। सभी ने साथ में लंच किया और टेबल से उठ गए। सभी के जाने के बाद सविता और वानी ने टेबल से प्लेट उठाकर किचन की तरह चले गए। सविता बर्तन साफ कर रही थी, पर सविता का ध्यान बर्तन पर था ही नहीं। वो किसी और ही सोच में गुम थी और उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वानी जो बर्तन उसे पोंछकर सही से लगा रही थी, उसने सविता की परेशानी भाप ली थी। वानी ने सविता से पूछ लिया, अंडस्को, क्या बात है सविता? जब से धड़कन ने शहर जाके पढ़ाई करने की बात कही है, तब से देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही है। कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है? उद्धरण चिन्ह। वानी की आवाज से सविता का ध्यान टूटा और वो वानी की तरह देखा जो उसे ही देख रही थी। सविता कुछ पल वानी को देखती रही, फिर अपना सर झुकाकर परेशान होते हुए बोली, अंडस्को, आप तो जानती है ना वानी दीदी मैं क्यों परेशान हूँ। जब तक धड़कन यहाँ है तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं थी। यह उसका ध्यान रखने के लिए घर के सभी लोग हैं, पर वहाँ उनके साथ कोई नहीं रहेगा। वो कैसे अपना ध्यान रखेंगी? इतने लोगों के बीच में कैसे वो खुद को छुपा के रखेगी? बस यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है और यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। वानी ने सविता के कंधे पर हाथ रखा तो सविता ने सर उठाकर वानी को देखा। वानी ने सविता की आंखों में देखा, जहां धड़कन के लिए फिक्र और डर दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। वानी सविता को समझाते हुए बोली, अंडस्को, सविता तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम जानती हो ना हमारी धड़कन और लड़कियों की तरह नहीं है। वो बहुत समझदार है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। तो अब चिंता करना छोड़। उद्धरण चिन्ह। अब सविता भी वानी की बात सही लगी। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और आगे कुछ नहीं बोली।
थोड़ी देर बाद दोनों अपना अपना काम खत्म कर किचन में से दोनों बाहर आ गई और आपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया। अब सिर्फ कॉलेज शुरू होने में 3 दिन बाकी थे। रात का समय, ठाकुर हवेली। सभी लोग रात का डिनर करके अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दूसरी ओर धड़कन अपना बैग पैक कर रही थी क्योंकि उसे परसों सुबह जल्दी उठकर ट्रेन पकड़नी थी। कॉलेज 3 दिन बाद खुलने वाला था, पर धड़कन वहां जाके हॉस्टल में रहने वाली थी, इसीलिए उसे 2 दिन पहले ही जाना था। किया बैग पर इधर उधर लेटकर पूरे बेड पर करवट बदल रही थी। साथ में धड़कन को चिढ़ा रही थी। अंडस्को, दीदी परसों आप चले जाएंगे, फिर ये कमरा मेरे हो जाएगा। इस रूम की, इस बैग की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। यूं हूँ हुरे, मजा आ जाएगा। धड़कन के जाने से सबसे ज्यादा रोना तो किया को ही आ रहा था, क्योंकि किया को धड़कन के साथ सोने की आदत जो पड़ चुकी थी। पर वो रिएक्ट ऐसे कर रही थी जैसे वो धड़कन के जाने से बहुत खुश है, और ये बात धड़कन भी अच्छे से समझ रही थी, पर उसने किया के सामने जताया नहीं था। किया बेड से नीचे उतरकर नाचने लगी थी और पूरे कमरे में भाग भाग कर चक्कर काटने लगी थी। धड़कन ने किया को देखा तो किया की बेवकूफ़ी पर अपना सरना में हिला दिया और चुपचाप अपनी पैकिंग करने लगी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो किया अपनी जगह पर रुक गई और धड़कन को देखा। धड़कन ने किया को अपनी आंखों से ही दरवाजा खोलने का इशारा किया। किया ने जाके दरवाजा खोल दिया और देखा तो कार्तिक दरवाजे पर खड़ा था। किया कार्तिक को देख बोली, अंडस्को भाई आप यह, और इस वक्त कुछ काम था आपको? हाँ, मुझे प्रिंसेस से थोड़ा कम है, ये बोला कार्तिक किया की बगल में से निकलकर कमरे में आ गया। कमरे में आकर एक नज़र धड़कन को देखा जो अपना सामान पैक कर रही थी। कार्तिक बेड पर बैठ गया। धड़कन ने कार्तिक को देखा तो कार्तिक नॉर्मल टोन में कहा, अंडस्को प्रिंसेस तुम्हारी पैकिंग हो जाने के बाद मुझे घर की छत पर आके मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। पर भाई, धड़कन कार्तिक से कुछ कहना चाहा, पर कार्तिक धड़कन की बातें सुने बिना ही बेड से उठकर रूम से बाहर चला गया। धड़कन उसे बस जाता हुआ देखती रह गई। मुंबई में फार्म हाउस। वीर और उनके दोस्तों पार्टी कर रहे थे। मायरा और सोनाली भी पार्टी में शामिल थी। मायरा हमेशा की तरह वीर की गोद में बैठी थी और वीर को वाइन पिला रही थी, और सोनाली मीत के बगल में बैठी थी, और हमारा जय वो हमेशा की तरह लड़कियों से दूर, मतलब कि वो अकेला एक अलग सोफे पर बैठा था और अपनी वाइन एंजॉय कर रहा था। म्यूजिक जोरों शोरों में बज रहा था, सभी के हाथ में वाइन का ग्लास था। यार वीर, 3 दिन बाद कॉलेज फिर से शुरू होने वाला है, तो इस बार क्या इरादा है? चलो ना इस बार कुछ नया फन करते हैं। ये बात जय ने वीर की तरफ देख बोला था। वीर ने मायरा की कमर को अच्छे से पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया और मायरा के होठों पर लाइट किस करते हुए जवाब दिया, अंडस्को करना क्या है जो हर बार होता है, इस बार भी वही होगा। सो जस्ट रिलैक्स, अभी 3 दिन बाकी है कॉलेज शुरू होने में, तो ये सब छोड़ और पार्टी एंजॉय कर, और मुझे भी एंजॉय करने दो। वैसे भी मैं तो चला अपनी नाइट एंजॉय करने है ना बेबी। वीर ने मायरा की तरफ देखा तो मायरा ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और वीर की गोद में से उठ गई। वीर सोफे से खड़ा हवा और मायरा की कमर में हाथ डालकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मायरा वहां से वीर के साथ चली गई थी, इसलिए सोनाली भी मीत को बाय बोलकर चली गई, क्योंकि उसे भी पता था कि अब मायरा सुबह तक नहीं आने वाली है। सोनाली के जाने के बाद मित ने उस बंद दरवाजे को देखा और मुस्कुराते हुए, ये साला कभी नहीं सुधरेगा, बहुत कमीना है रे, सबको पता है ये कैसा है, फिर भी लड़कियां न जाने उसके पीछे पागल रहती है, और मेरी वाली देखो उसको सिर्फ पैसे की पड़ी है। मित की बात पर जय हंस पड़ा, क्योंकि मीत के चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी और मीत जय को बुरी तरह घूरने लगा था। पर दूसरे ही पल जय ने हंसना बंद किया और अपने चेहरे पर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन वाले भाव लेते हुए मीत से कहा, अंडरस्को मीत, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कहता है वीर की लाइफ में कोई ऐसी लड़की आने वाली है जो वीर को पूरी तरह से बदल के रख देगी। वीर एक प्ले बॉय से गुड बॉय बनने वाला है। आई होप सो तुम्हारी बातें सच हो जाए जय, और वो दिन जल्दी ही आए। मीत ने भी जय को उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया जितनी गंभीरता से जय ने मीत को कहा था। वीर का कमरे में जाकर वीर ने मायरा को किस करना शुरू कर दिया था। मायरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वीर ने अपने दोनों हाथ मायरा की कमर पर कस के लिपट रखे थे, तो मायरा के दोनों हाथों से वीर के चेहरे को थाम रखा था। दोनों बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को चूम रहे थे। किस करते करते ही दोनों जाके बेड पर गिर गए थे,
पर दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे, जैसे वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। वीर ने मायरा के होठों को छोड़कर धीरे धीरे गर्दन पे आके किस करने लगा। मायरा ने अपने दोनों हाथों को वीर के बालों में उलझा कर बालों को सहलाते हुए धीरे धीरे आहें भरने लगी। वीर ने अपना एक हाथ मायरा के पूरे बदन पर सेक्सुअल तरीके से घुमाने लगा था। उसे मायरा की बदन अकड़ने लगा था। मायरा वीर की छुअन से बेचैनी से मचल रही थी। वो और ज्यादा मदहोश होकर कराहने लगी थी। मायरा की ऐसी सिसकियों का शोर वीर के कान में पड़ते ही वीर और एग्रेसिव होकर मायरा को चूमने और काटने लगा था। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पे फैले धूल चाट रहे थे। अब दोनों के बेलीबाज बदन पर एक सफेद रंग की पतली चादर थी और दोनों ही एक दूसरे में समे हुए थे। अब उस कमरे में उन दोनों की आहें और सिसकियां की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो वहां के माहौल को और रंगीन बना रही थी और खुशनुमा बना रही थी। उन दोनों की रंगीन रात को भंग करते हुए वीर का फोन रिंग हुआ। वीर ने उठाना चाहा पर मायरा ने वीर का हाथ पकड़कर अपना सरना में हिला दिया और वीर के हाथ को अपने बदन के नाजुक हिस्से पर रख दिया। अगली दफा वीर के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई और एक बार फिर वीर मायरा में खो चुका था। अगले ही पल एक बार फिर वीर का फोन रिंग हुआ। इस बार भी वीर ने इग्नोर किया, पर फोन बार बार बजाता रहा। आखिरकार इरिटेट होकर वीर ने कॉल आईडी पर देखे बिना फोन पिक कर लिया और गुस्से में जैसे ही कुछ बोलना चाहा, सामने से किसी की आवाज आई और वीर को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वीर का गुस्सा एक पल में गायब हो चुका था। थोड़ी देर पहले वीर के चेहरे पर जो गुस्सा था, अब उसी चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जो मायरा देखती उसे पहले ही वीर ने छुपा ली थी। वीर ने कॉल करके मायरा से दूर हुआ और बैग से नीचे उतरकर अपने कपड़े पहन लिए और मायरा के गाल पर किस किया और बोला, अंडस्को बेबी मुझे एक अर्जेंट काम है, तो मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, फिर बाद में हम वापस एंजॉय करेंगे, ठीक है। वीर ने मायरा के गाल को थपथपाया और कमरे के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मायरा ने वीर से कुछ कहना चाहती थी, पर तक वीर कमरे से जा चुका था और मायरा वीर को सब जाता हुआ देखती रह गई।